हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। ये वीडियो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं एडुकेटरी बीटा के चैनल पे, और इस वीडियो लेक्चर को बनाने का सीधा मकसद ये है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है जिसका आप चैनल आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट जनरली क्लास 11th 12th या उससे हायर स्टडीज़ IIT वगैरह की प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो हमारा बेसिक मकसद ये है कि बच्चों को क्लास 9th 10th में ही उनके लेवल को थोड़ा इम्प्रूव करके और 11th 12th की दुनिया की सच्चाई से वाकिफ़ करा दिया जाए। यानी उन्हें ऐसा ना लगे कि जब बच्चे 11th 12th में आते हैं तो कहते हैं कि 9th 10th का सिलेबस तो पहले ही टफ लगता था, लेकिन उसका लेवल और इसके लेवल में तो अब और ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो ये फ़र्क आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने 9th 10th के सिलेबस को सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। अगर आप समझ के पढ़ते तो आपको क्लास 11 12 भी ईजी लगता है। तो क्लास 9th में भले ही ये टॉपिक जो मोशन आप पढ़ते हैं और आज जो हम इसके बारे में बताने वाले हैं, आपको बहुत सारा बेसिक बात वहाँ पे समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा। यानी हम ज़्यादातर फोकस करेंगे वैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको समझकर अगर आप क्लास 11th में आओगे, क्लास 9th में समझकर 11th में अगर आओगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, मोशन जो टॉपिक है ना, ये फिज़िक्स के जिस ब्रांच में आता है, देखो फिज़िक्स जो है वो खुद में एक समंदर है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो ये मोशन जिस ब्रांच में आता है उसका नाम मैकेनिक्स है। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच है और किस ब्रांच में आता है? मैकेनिक्स में आता है। तो थोड़ा सा हम तुमको आइडिया देते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो देखिए, आप लोग जो स्टूडेंट हो साइंस के, सबसे पहले इसको थोड़ा बेसिक से समझिए। साइंस, हम लोग सब इकट्ठा हुए साइंस पढ़ने को। अब साइंस में बहुत सारा ब्रांच, तो साइंस में हम लोगों ने ब्रांच सेलेक्ट किया फिज़िक्स, ठीक है। अब फिजिक्स की जिस ब्रांच के बारे में चर्चा करेंगे वो मैकेनिक्स होगा, उसके बारे में बातें बताएंगे। पहले हम फिजिक्स को समझते हैं, इसमें इस मोशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो फिजिक्स का सिंपल मतलब बुक में लिखा रहता है स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर का मतलब सिर्फ नेचुरल फिनोमेना मतलब वो नहीं जो सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं जो घट रही है, जो और भी घटनाएं जो आप अपने अगल बगल में देखते हैं, जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, तो ये भी नेचुरल फिनोमेना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। कैसे फोकस को एडजस्ट करते हैं मोबाइल में, कैसे फ़ैन ऑन होता है, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गया, ठीक है। आप गाड़ियों को रोड पे चलते हुए देखते हो, उसका व्हील मूव करता है, कहीं कहीं पे कीचड़ आता है तो गाड़ी स्लिप कर जाता है। तो सारा का सारा नेचुरल फिनोमेना जो हमारे अगल बगल में हो रहा है। तो फिजिक्स में जनरली हम लोग डील करते हैं नेचुरल फिनोमेना से। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फिजिक्स में किसी चीज़ को आपको समझना होता है, नेचुरल फिनोमेना को, तो आप किसी साइंटिस्ट के लॉ को पढ़कर उस चीज़ को समझना चाहते हो। इस बात को समझना, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हम बुक लेते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं, मेरे को ग्रेविटेशन समझना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा ग्रेविटेशन चैप्टर खोलेंगे और उसमें निकालेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। यानी अगर आप फिजिक्स की घटनाओं को समझना चाहते हो तो आपको साइंटिफिक लॉज को पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक बात है। यानी अगर फिजिक्स हमें पढ़ना और समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉज, नियम जो साइंटिस्ट ने दिए। अब जो नियम होता है ना, वो एक सेंटेंस होता है, 2 सेंटेंस होता है, ऐसा होता है कुछ। और उस नियम के अंदर में, उस लॉ के अंदर में बहुत सारा वर्ड यूज़ किया हुआ रहता है। जैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जब पढ़ोगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसका पूरा एक वर्डिंग है। वो कहता है कोई भी बॉडी अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये जो फोर्स है, फोर्स, ये प्योर फिजिक्स का टर्म है। अभी केमिस्ट्री में तो बहुत कम मिलता है, मैथ्स में मिलता ही नहीं है। यानी जो भी लॉज आप पढ़ते हो उसके अंदर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिजिक्स में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उन्हें? यानी जिन वर्ड से मिलकर ये लॉ बना, उन वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे एक नाम दिए जिसका नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, यानी जिन्हें मेज़र किया जा सके, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 प्रकार की होती है, स्केलर और वेक्टर। होता 3 है, लेकिन आपके लेवल में जानना 2 ही है, स्केलर और वेक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटी का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? वैसी क्वांटिटी जिन्हें मेज़र किया जा सके। लाइट क्या फिजिकल क्वांटिटी है? लाइट को मेज़र करोगे कभी? नहीं, तो लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट का वेवलेंथ तो मेज़र किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी तो मेज़र किया जा सकता है, इंटेंसिटी तो मेज़र किया जा सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछे जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, और अगर मेज़र करेंगे, जैसे हम तुमको कहे कि तुम 10 किलोग्राम सेब मेज़र करो,
तो हमने जब 10 बताया उसके बगल में दिया किलोग्राम, सिर्फ हम कहते हैं 10 मेजर करो, तो आप पूछते ना किलोग्राम की मीटर की लीटर क्या, यानी मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए मेरे पास, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो हर जगह एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी के लिए किलोग्राम का मतलब इतना और अमीर आदमी के लिए किलोग्राम का मतलब इतना, तो 1 किलोग्राम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यानी जो भी रेफरेंस आप मेज़र करने के लिए फिजिकल यूनिट को लो, फिजिकल क्वांटिटी को जिस भी यूनिट से तुम मेज़र करोगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर पूछे क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो जिसे मेज़र किया जा सके, अब मेज़र करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड, उसके पास यूनिट होना चाहिए। यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो हमारे पास उसके यूनिट का भी आइडिया होना चाहिए। अगर हम 10 kg लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मास की बात हो रही है। अगर हम 10 मीटर लिखे तो बात समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस की बात हो रही है। तब समझ जाओ हम कहाँ तक पहुँच गए, साइंस से चल गए यूनिट तक। ठीक है, यानी अगर आपको यूनिट क्लियर है तो आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लॉ समझ में आएगा, और जब लॉ समझ में आएगा तब ना फिजिक्स समझ में आएगा, और जब फिजिक्स समझ में आएगा तब ना आप साइंस के स्टूडेंट हो अच्छे, क्योंकि फिजिक्स तो साइंस का किंग है। तो अब कुल मिलाकर रास्ता यही है जो आपको तय करना है। तो क्लास 9th में जो बात स्टार्ट होती है वो यूनिट से और स्केलर और वेक्टर से स्टार्ट होती है। तो बच्चों को समझ ही में नहीं आता है कि डायरेक्ट स्केलर वेक्टर यूनिट आया कहाँ से। तो यूनिट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप फिजिकल क्वांटिटी को समझें, तब आप लॉस को समझें, तब आप फिजिक्स को समझें, तब साइंस के अच्छे स्टूडेंट बने। यानी सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, उसका डेफिनेशन कितने तरह का होता है, फिर आपको लेकर चलते हैं मोशन चैप्टर यानी कि फिजिक्स में। फिजिक्स में डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी वो होती है वैसी क्वांटिटी जिन्हें मेज़र किया जा सके। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रखना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड by taking their standard units। अब यूनिट्स भी बहुत तरह का होता है, CGS, SI, MKS, FPS, वो सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जानने को फ़ायदा नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा 2 तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो सबसे पहला होता है, पहला उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम क्लास 10th में थे या 9th में थे तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ को समझने में होता था कि पता नहीं क्या मुसीबत है, वेक्टर स्केलर कहाँ से आ गया। इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस से आज आपको पहले ये क्लियर कर दे स्केलर वेक्टर का क्या यूज़ है, होता क्या चीज़ है। देखो, है तो फिजिकल क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो इस मार्कर का मेरे को लेंथ जानना है, तो यहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं, हम इधर से भी नापेंगे तो 6 इंच होगा, इधर से भी नापेंगे तो 6 इंच होगा, इधर से भी नापेंगे तो 6 इंच होगा। यानी डायरेक्शन से उसके लेंथ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम कह दें आप मेरे को 10 किलोग्राम सेब तौल के दो, तब उस सेब तौलने का कोई डायरेक्शन थोड़े ना होगा, जैसे भी तौलोगे 10 किलोग्राम तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर कोई पूछे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। या आप सिंपली इसे ऐसे ही लिखिए, विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है या जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मास ले लेना, वर्क ले लेना, वर्क टाइम, डिस्टेंस, ये सारा का सारा कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर में। देखो, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे समझने के लिए या डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। जैसे ऐसा समझो, हमने इस मार्कर पे फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हमने लगाया, इस साइड से खड़े होकर के 10 न्यूटन का फोर्स। अब कोई इधर से खड़ा होकर के देखेगा तो उसे फोर्स दिखेगा उसकी ओर आता हुआ, और कोई इस साइड से खड़ा होकर देखेगा तो उसे फोर्स लगेगा कि इस साइड से इस साइड जा रहा है। इसको ऐसे समझो। देखो, थोड़ा और एक एग्जांपल देते हैं।
मान लो हमारे पास में एक दरवाज़ा है, अच्छे से समझना है, और इसे हमें खोलना है और हमें ये नहीं पता है कि ये पुल करने से खुलेगा कि पुश करने से खुलेगा, ठीक है। और हमसे कहा गया तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, दरवाज़ा खोल दो। हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, ठीक है, नहीं खुला। बाद में एक लड़का आया, तो हमने क्या किया था, दरवाजे को ऐसे दबा के खोलने की कोशिश की, अंदर धक्का दे रहे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। एक लड़का आया, उसने 5 न्यूटन लगा के इसको खींच दिया, दरवाज़ा खुल गया। यानी फोर्स को लगाने से पहले, समझने से पहले एक बात तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुल कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, पुश करेंगे दरवाज़ा खुल जाएगा। यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कंप्लीट डेफिनेशन के लिए डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसी क्वांटिटीज़ को हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़ लाइक फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है जो आप चैप्टर में पढ़ोगे, मोशन चैप्टर में। ये सारा वर्ड इसी मोशन चैप्टर में आता है, इसीलिए मोशन को पढ़ाने से पहले हम इन बातों को क्लियर कर रहे हैं आपको। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो इतनी बातें हमने आपको बिल्कुल बेसिक बात बता दिया कि कैसे स्टडी शुरू किया जाए। अब हम लोग अपने इस चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम मोशन है। उससे पहले इन सारी बातों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको आगे लेकर चलेंगे। देखिए, बहुत सारे बेसिक बातें डिस्कस करने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अब हम लोग तैयार हो चुके हैं टॉपिक पे जाने के लिए। तो फिर से देखो, हमें पढ़ना तो मोशन है, लेकिन मोशन हमने कहा फिजिक्स की किस ब्रांच से आया, मैकेनिक्स से आया। तो देखो यहाँ पे समझ लो इस बात को, फिजिक्स का कौन सा ब्रांच, मैकेनिक्स। अगर कोई कहेगा मैकेनिक्स को डिफाइन कीजिए, तो आप बस सिंपली ऐसे कहना कि फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं, पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, आइदर इन रेस्ट और मोशन। हमने 2 वर्ड यूज़ किया, रेस्ट और मोशन। यानी मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो पार्टिकल के दोनों बिहेवियर के बारे में पढ़ाता है, रेस्ट के बारे में भी और मोशन के बारे में भी। तो रेस्ट वाले ब्रांच को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स, और जब मोशन आ जाए तो इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। तो क्लास 9th का जो सबसे पहला चैप्टर है, वो चैप्टर का डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है मोशन। तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि ये मोशन टॉपिक जो है वो मैकेनिक्स ब्रांच का है। मैकेनिक्स कहाँ का है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। और फिजिक्स कहाँ से आया वो बातें हमने आपको यहाँ समझा दी है। यानी अब हम लोग तैयार हो चुके हैं डायनामिक्स यानी कि मोशन पढ़ने के लिए। तो बस हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं रेस्ट का और मोशन का, फिर मोशन का टाइप बताएंगे आपको। तो देखो, रेस्ट को या मोशन को डिफाइन अगर करना हो तो आप उसे मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल डेफिनेशन दिया जाए तो आप बस ऐसे समझना कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है, ठीक है। और उसको थोड़ा और अच्छे से कहना हो तो ऐसे कहिएगा, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ ना बदल रहा हो विथ अ गिवन रेफरेंस। यानी आपको कोई ना कोई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक पेड़ है, पेड़ तो नहीं चलेगा, पेड़ फिक्स है, उसके सामने से एक कार निकल गया और आपको अगर जानना हो कार रेस्ट में है कि मोशन में है, तो मान लो अगर कार का पोजीशन उस पेड़ के रेस्पेक्ट में बदलता चला जा रहा है, पहले कार जो था वो उस पेड़ से 1 मीटर की दूरी पे था, थोड़ी देर के बाद वो कार उस पेड़ से 5 मीटर की दूरी पे हो गया, मतलब वो कार मोशन में है। उस रेफरेंस के हिसाब से उसका पोजीशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। और अगर मान लीजिए कार जो है वो पेड़ से 5 मीटर की दूरी पे 12 बजे भी था, 1 बजे भी है, 2 बजे भी है, 3 बजे भी है, 4, मतलब टाइम गुजरता गया, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, तो हम कहेंगे कि वो कार किस में है, रेस्ट में है। हमने बार बार आपको पेड़ का जिक्र किया, पेड़ यहाँ पे हमारा क्या है, रेफरेंस। याद रखिएगा, रेफरेंस हमेशा फिक्स होना चाहिए। ये क्लास 11th में आके बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान लेते हैं। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान लीजिएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। रेफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। जैसे आप लोग सुनते होंगे, मान लीजिए हमने बादल को अपना रेफरेंस बना लिया कि बादल के नीचे मेरा घर है और ये रेफरेंस है, तो बादल थोड़ा ना वहाँ रुका रहेगा, दूसरे के घर पे चला जाएगा, तो उस घर में घुस जाइए कि अभी मेरा घर हो गया। तो रेफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, फिक्स।
ध्यान रखिएगा, किसी के भी मोशन को या रेस्ट को समझना हो तो एक रेफरेंस बनाइएगा हमेशा, और रेफरेंस हमेशा फिक्स रखिएगा। तो हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे रेस्ट का मतलब बताइए क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंजेस with the passage of time, with a fixed reference, then it is called in rest। अगर ऐसा हुआ तो रेस्ट में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोशन में। इफ पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ अ फिक्स्ड रेफरेंस, then it is called in motion। ये तो हो गया रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन। पढ़ना तो हमें मोशन है। मोशन में अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह का मोशन होता है। कुछ चर्चा हम लोग ग्राफिकली भी करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कुछ ग्राफिकल स्टडीज़ होंगी। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप ये अपना कमेंट कर देना कि इसमें आपको क्या बातें समझ में नहीं आई, या कहीं पे कुछ अगर ऐड करना हो तो उसके बारे में बताना ज़रूर। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको क्लास 11-12 में आने वाली परेशानी से बचा सके। अगर आपको 9-10 के बाद साइंस लेना है तो, अगर साइंस लेने का मकसद नहीं तो सिर्फ 9-10 में लिख कर पढ़ के हर कोई पास हो जाता है। ओके, थैंक यू।